हम लोग पहुंचे थे बेटा हम लोग पहुंचे थे अमालगमेशन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, और मैं आप लोगों को रूल्स बता रहा था ये सारे। ठीक है, ये सारे रूल्स मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने क्वेश्चन 3 शुरू किया था, बट मेरे को लगा ये रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले ये समझा दूं। ऐसे हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ नए नए रूल्स मैं बताते जाऊंगा। हमारा सिर्फ ये दो ओल्ड कंपनीज दी हुई है, सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड, और सिर्फ ये जो पहला एडजस्टमेंट है वो सॉल्व हुआ था। फिर जब डिवेंचर होल्डर्स की पॉइंट पे पहुंचे थे तो मैं रूल समझाने लगा। अब ये पॉइंट हम फिर से शुरू करते हैं। द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ सागर लिमिटेड वर टू बी अलॉटेड सच डिवेंचर्स इन द न्यू कंपनी bearing 5% interest as would bring them the same amount of interest, या the old debenture holders should not sustain any interest loss in future। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट भी है। ये जो पुराने डिबेंचर्स हैं यहाँ पे आएगा 6% डिबेंचर्स। ये जो सागर लिमिटेड है यहाँ पे 6% आएगा। जब आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहाँ पे 6% आएगा। तो ये 6% डिबेंचर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6% डिबेंचर सागर लिमिटेड के, और ये अमाउंट याद रखो 70,000। ओके, पुराने 6% डिबेंचर्स के बदले में नई कंपनी ने 5% डिबेंचर्स दिए न्यू कंपनी के। ये नेट एसेट में आएगा क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। सुनना ध्यान से। पुरानी कंपनी के 6% ओल्ड डिबेंचर, थोड़ा टिपिकल है, सुनना ध्यान से। डिबेंचर होल्डर्स जो थे, ओल्ड डिबेंचर यू कैन से, ओल्ड कंपनी के जो डिबेंचर्स थे वो 6% थे। इसके सामने न्यू कंपनी ने 5% न्यू डिबेंचर्स दिए। इसके सामने न्यू कंपनी ने 5% न्यू डिबेंचर्स दिए। ठीक है, अब जो पुराने डिबेंचर्स थे वो 70,000 रुपीज के थे। तो मेरे को ये चाहिए कि पुराने जो 70,000 रुपीज के डिबेंचर्स थे उसके बदले में नई कंपनी के कितने डिबेंचर्स होंगे। न्यू कंपनी के जितने डिबेंचर्स होंगे वो मैं यहाँ पे लायबिलिटीज में आउटर कॉलम में लिखूंगा, अमाउंट के कॉलम में लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा। तो मेरा मेन काम ये है कि न्यू कंपनी के डिबेंचर्स कितने रुपए के होंगे। पुरानी कंपनी के 6% डिबेंचर्स थे, उनकी फेस वैल्यू 70,000 थी। उसके सामने न्यू कंपनी ने 5% डिबेंचर्स दिए, न्यू डिबेंचर्स न्यू कंपनी के। अब इन नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना हमारा मेन टारगेट है। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक लॉजिकली क्या सही है वो समझाऊंगा, पूरा लॉजिकली समझ में आ जाए उसके बाद मैं एक ट्रिक समझाऊंगा। तो इसके ऊपर पूरा मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं यहाँ पे साइड में। सुनना ध्यान से, नहीं तो क्या ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा पेज यहाँ ऐसे ही वर्किंग नोट में ही फिलअप हो जाएगा। इससे अच्छा मैं साइड में वर्किंग नोट में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट लिखता हूँ, आप कहीं पे भी लिखोगे चलेगा। में पहले पूरा वीडियो लेक्चर देख लो। ये वर्किंग नोट में मैं लिख देता हूँ। पहले सागर लिमिटेड, ये सागर लिमिटेड का वर्किंग नोट, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पुरानी कंपनी के 6% डिबेंचर्स थे और उनकी फेस वैल्यू थी 70,000। नई कंपनी के 5% डिबेंचर्स हैं। अब जो नई कंपनी के 5% डिबेंचर्स हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स शुड नॉट सस्टेन एनी इंटरेस्ट लॉस इन फ्यूचर, या द ओल्ड डिबेंचर होल्डर्स शुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हमको ये देखना है कि पुराने डिबेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिलता था। तो इंटरेस्ट ऑन ओल्ड डिबेंचर्स कितना था, तो वो था 70,000 रुपए फेस वैल्यू थी। 70,000 रुपए जो फेस वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100। पुराने डिबेंचर होल्डर्स को इस 70,000 पे 6% इंटरेस्ट मिलता था। तो 70,000 पे 6% इंटरेस्ट उनको मिलता था। ये होता है 70,000 का 6%, ये होता है 4200। मतलब जो पुराने डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पहले 6% इंटरेस्ट मिलता था।
जो पुराने डिबेंचर होल्डर्स थे, पुराने डिबेंचर होल्डर्स को 70,000 रुपीज पे 70,000 रुपीज पे 6% इंटरेस्ट मिलता था। तो 70,000 का 6% होता है 4200। तो ये जो इनको पहले इंटरेस्ट मिलता था 4200, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4200 जितना पहले मिलता था। तो इंटरेस्ट ऑन ओल्ड डिबेंचर्स should be equal to इंटरेस्ट ऑन न्यू डिबेंचर्स। अब न्यू डिबेंचर्स पे भी इतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना? 4200। पहले होता था इंटरेस्ट पुराने डिबेंचर होल्डर्स का 70,000 पे 6%, 4200। तो जो पहले इंटरेस्ट मिलता था 4200, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4200 नए डिबेंचर्स पे भी। लेकिन नए डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। मतलब ये जो 4200 है ये 5% है। पुराने डिबेंचर्स पे 70,000 का 6%, 4200 इंटरेस्ट मिलता था। नए डिबेंचर्स पे भी सेम 4200 ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन नए डिबेंचर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला है 5%। मतलब ये जो 4200 है वो 5% है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 5% इक्वल टू 4200, तो 100% इक्वल टू कितना? हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 5% इक्वल टू 4200, तो 100% इक्वल टू कितना? ऐसा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डिबेंचर्स की, न्यू डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी, और शायद मेरे हिसाब से ये आएगा 84,000। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 4200 डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 100 मल्टीप्लाई बाय 4200 डिवाइडेड बाय 5, तो नेट डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी 84,000। मतलब जो न्यू कंपनी वाला है वो डिबेंचर्स देगा 84,000 रुपीज के। ये न्यू डिबेंचर्स की फेस वैल्यू आ गई। फेस वैल्यू ऑफ न्यू डिबेंचर्स इक्वल टू 84,000। नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू आ गई 84,000। ठीक है। अब ये 84,000 हम लोग नेट एसेट्स में, लायबिलिटीज में लिखेंगे। नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 84,000। अभी मेरे को और बहुत कुछ समझाना है, इसी एडजस्टमेंट में ध्यान से सुनते रहना। नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी आई? 84,000। अभी कंपेयर करके देखो कि पुराने डिबेंचर्स जो 70,000, पुराने डिबेंचर्स जो 70,000 के थे उस पे 6% निकालें तो 70,000 का 6% होता है 4,200। मतलब पहले इनको 4,200 इंटरेस्ट मिलता था। अभी नए डिबेंचर्स है 84,000, 84,000 पे 5% निकालें तो भी सेम 4,200 ही होता है। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। ये मैंने पूरा जो समझाया अभी, ये लॉजिक से समझाया कि पुराना 4,200 इंटरेस्ट था तो नया 4,200 ही इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी इसी चीज को मैं एक ट्रिक से भी समझा सकता हूं। ट्रिक क्या है कि हम लोगों को क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दी हुई है ओल्ड बैलेंस शीट में। कितनी अमाउंट दी हुई है? 70,000। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक इस पूरे चैप्टर में एक ही होती है। ये 70,000 अमाउंट ले लो। मैं ये ट्रिक भी वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूं आपको। जहां पे पहला वर्किंग नोट बना है ये वाला, इधर मैं लिख देता हूं ऑप्शन 1। इधर मैं लिख देता हूं ऑप्शन 1। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और ऑप्शन 1 इज लॉजिकली मैंने पूरा समझाया। अब ऑप्शन 2 मैं एक ट्रिक से समझाऊंगा यही चीज। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। और आप ये ट्रिक भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक क्या है कि पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं, सागर लिमिटेड पुरानी कंपनी है, उसके जो डिबेंचर्स हैं वो 70,000 के थे, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं 70,000, 70,000 70,000 मल्टीप्लाई बाय, आपको ऑन करना है ओल्ड रेट न्यू रेट। हर जगह पे इस चैप्टर में ऑन ही होता है। आपने पीसी की कैलकुलेशन देखी होगी। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के इतने शेयर्स, तो पहले हमेशा ओ आता है, फिर हमेशा एन आता है।
तो डिबेंचर्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं 70,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन, मतलब 70,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट। अब ओ की जगह पे ओल्ड रेट, ओल्ड परसेंटेज कितना था, ओल्ड परसेंटेज था 6%, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6, मैं ये ओ को डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से लिखता हूं 70,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन, मतलब 70,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट, ओल्ड रेट कितना था, ओल्ड रेट मतलब ओल्ड डिबेंचर्स का परसेंटेज कितना था 6, डिवाइडेड बाय न्यू रेट कितना था 5, 70,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट 6 डिवाइडेड बाय न्यू रेट 5, तो अगर आप ऑन कर दोगे 70,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट, तो सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो डायरेक्टली आपका 84,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 84,000। तो ओल्ड डिबेंचर 70,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट, तो डायरेक्टली 84,000 के नए डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 84,000 लिख सकते हो लायबिलिटीज में, ठीक है। इसी तरीके से सरिता का भी आएगा, सरिता वाले में मैं सिर्फ ट्रिक से ही बताऊंगा। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 70,000 डिवाइडेड बाय 6, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 84,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी ये थर्ड पॉइंट, ₹2,000 टू बी पेड इन कैश। अब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यू कंपनी वाला पुरानी कंपनी को 2,000 रुपीज कैश पे कर रहा है, 2,000 टू बी पेड इन कैश। अब ये बताया हुआ नहीं है कि 2,000 जो कैश न्यू कंपनी वाला पे कर रहा है वो कौन सी लायबिलिटी के सामने पे कर रहा है, ऐसा बताया हुआ नहीं है। तो हम पीसी में जाएंगे, और पीसी में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,000 रुपीज न्यू कंपनी ने पे किया। फॉर्म या मोड के कॉलम में लिखूंगा मैं कैश एंड बैंक, ये पीछे फॉर्म का कॉलम है, फॉर्म ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, उसमें न्यू कंपनी ने कैश एंड बैंक पे किया, 2,000 पे किया। इसको पे किया वो बताया हुआ नहीं है। तो अगर ये बताया हुआ नहीं हो कि किसके बदले में 2,000 कैश एंड बैंक, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो 2,000 कैश एंड बैंक है ये पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने पे किया, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने 2,000 कैश एंड बैंक हमने मतलब न्यू कंपनी ने पे किया। क्वेश्चन में बोला है 2,000 कैश पे किया न्यू कंपनी ने, लेकिन कैश किसको पे किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया, ये पीसी में आएगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिकॉर्डेड इन पीसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सागर वाली तीनों एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब सरिता वाली एडजस्टमेंट, सरिता में सेम वैसी की वैसी एडजस्टमेंट ही है। सरिता लिमिटेड, the consideration was 6 shares of 10 each fully paid up in new company. Okay, 6 shares of new company, 6 shares of new company in exchange for every 5 shares in Sarita Limited, 5 shares in Sarita Limited, 5 shares in Sarita Limited, मतलब ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स, न्यू कंपनी के 6 शेयर्स, 5 6, ओल्ड का 5, चलो याद रखना ओल्ड का 5। ये पीसी में गया मैं, ये पूरा मैं यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, फिर मैं सिर्फ नंबर्स चेंज करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब मैं सारे नंबर्स चेंज करूंगा। ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स, न्यू कंपनी के 6 शेयर्स, ये डिलीट कर देता हूं मैं, ये डिलीट कर देता हूं, ये डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी के 6 शेयर्स, ठीक है। अब मैं सरिता की जो ओल्ड कंपनी 2 है सरिता, उसकी ओल्ड बैलेंस शीट में देखूंगा कि सरिता के इक्विटी शेयर्स कितने थे। ओके, 5 6 भी एक बार फिर से दिखा देता हूं, 5 6, ये रहा ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स, न्यू कंपनी के 6 शेयर्स,
5 के सामने 6। अब सरिता की जो बैलेंस शीट है, सरिता की बैलेंस शीट है, इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये वाला 1,50,000 शेयर्स। ये ऐड शेयर फॉरफीचर को छोड़ दो, वो काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये 1,50,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट को छोड़ दो। ऑल द कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ये भी पॉइंट नोट करने जैसी है। ये भी पॉइंट नोट करने जैसी है कि ऑल द कैलकुलेशंस इन पीसी should be done on the basis of number of equity shares and not on the basis of amount of equity share capital. All the calculations in PC should be done on the basis of number of shares and not on the basis of amount of equity share capital. हर जगह पे नंबर देखना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो सरिता के नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये वाले 1,50,000 शेयर्स। अब मैं पीसी में जाऊंगा, सरिता के पीसी में जाऊंगा और मैं यहां पे लिखूंगा 1,50,000 शेयर्स। ओल्ड कंपनी 2 जो है उसके 1,50,000 शेयर्स थे। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि 1,50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 5, ये वाला 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 शेयर्स आएगा। आपने देखा मैंने 1,80,000 बाजू वाले कॉलम में लिखा क्योंकि वो 1,80,000 न्यू कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है। मैं इस कॉलम में नहीं लिखता हूँ, ये वाले कॉलम में लिखता हूँ। अब 1,80,000 शेयर्स न्यू कंपनी के, 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब न्यू कंपनी का जो शेयर था उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी। ये जो 10 रुपए है ये न्यू कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है। तो 1,80,000 इंटू 10 ये होगा 18 लाख। 1,80,000 इंटू 10 ये 18 लाख रुपीस होगा। डन, 18 लाख। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा एडजस्टमेंट। सरिता का पहला एडजस्टमेंट हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूं। आगे अब हम लोग पहुंचे सरिता की सेकंड एडजस्टमेंट पे। वही आ गई हमारी फेवरेट, जो पहले बहुत हार्ड लग रही थी अभी वही फेवरेट हो जाएगी। द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ सरिता लिमिटेड वर टू बी अलॉटेड such debentures in the new company bearing interest at 5% as would bring them the same amount of interest. Yeah, they should not sustain any interest loss in future. Okay, नई कंपनी का परसेंटेज कितना है? 5%। ये भी मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा सारा। ये सागर की जो कैलकुलेशन थी ये सारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये अमाउंट्स मैं मिटा देता हूं और ये परसेंटेज में मिटा देता हूं। डन। अब नई कंपनी, ये भी मैं 84,000 डिलीट कर देता हूं। हाँ अब सही है। नई कंपनी का डिबेंचर कितना है परसेंटेज? नई कंपनी के डिबेंचर का परसेंटेज है 5%। अब ओल्ड कंपनी का देखता हूं मैं, सरिता का। तो मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं। ये सरिता की बैलेंस शीट है, ये वाली सरिता की बैलेंस शीट है। सरिता की बैलेंस शीट में ये 7% डिबेंचर्स हैं और फेस वैल्यू है 3,50,000। 7% डिबेंचर्स 3,50,000। चलो ये लिखता हूं मैं नेट एसेट में, 7% और 3,50,000। ये 7% और ये 3,50,000। ठीक है, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे मेरा डिबेंचर्स का अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7, 2,50,000। ठीक है, अब इस बात पे हम डिस्कस नहीं करेंगे
कि न्यू कंपनी ने कम अमाउंट के डिबेंचर्स क्यों दिए, ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स क्यों दिए, न्यू कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। न्यू कंपनी को जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में स्टेप 3 में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे कि हम ऐसे रोएंगे नहीं कि भाई पुरानी कंपनी को 1 लाख रुपए का पुरानी कंपनी को लॉस हुआ वगैरह वगैरह, नथिंग। हमारा काम है कि न्यू कंपनी ने कितने डिबेंचर्स दिए, 2,50,000। बाकी प्रॉफिट लॉस स्टेप 3 में कैलकुलेट हो जाएगा। आगे इसके बाद वाली एडजस्टमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थर्ड एडजस्टमेंट, ₹6 in cash for every 5 shares in Sarita Limited। ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita। ये पीसी में आएगा, सुनना ध्यान से। ₹6 in cash, सुनते रहना। ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita। ये कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, ये ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे हो जाएगा ₹, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेशन कर लिया सारा। ₹6 in cash, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में? ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita Limited। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सरिता का पीसी है, ये सरिता का पीसी का कैलकुलेशन है। ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita Limited। तो सरिता लिमिटेड के शेयर्स हैं कितने? 1,50,000। वो तो मैंने ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाया आपको कि सरिता के 1,50,000 शेयर्स हैं। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita। मतलब सरिता लिमिटेड के ओल्ड कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में न्यू कंपनी वाला ₹6 कैश दे रहा है। तो पुरानी कंपनी के हैं 1,50,000 शेयर्स, उसके सामने न्यू कंपनी वाला कितना कैश देगा? 5 शेयर्स पे ₹6, तो 1,50,000 शेयर्स पे कितना? यहाँ पे डायरेक्टली हमारी अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट कैसे आएगी? इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5। ये 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। ये अमाउंट आ जाएगी ₹1,80,000। ये अमाउंट आ जाएगी ₹1,80,000, इसलिए मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में लिखा। ये अमाउंट का कॉलम है, ₹1,80,000। ठीक है, अब मेरे लिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं वो उसका लॉजिक बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप अभी भी देख सकते हो। ₹6 in cash for every 5 shares of Sarita। तो सरिता के ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो सरिता के नंबर ऑफ शेयर्स थे 1,50,000। तो 5 शेयर्स पे ₹6, तो 1,50,000 शेयर्स पे कितने रुपए? तो ये अमाउंट आएगी 1,80,000। अब ये एडजस्टमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उसका लॉजिक बताता हूं। कभी कभी इस एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा हुआ होता है ₹6 in cash for every 5 shares। ये जो इन सरिता लिमिटेड है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है ₹6 in cash for every 5 shares। 5 शेयर्स के सामने ₹6 कैश। तो भी इन सरिता लिमिटेड नहीं लिखा हुआ हो तो भी आपको ऐसा ही अज्यूम करना है, यहाँ पे इन सरिता लिमिटेड आएगा। मैं गलती बताता हूं, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ₹6 in cash for every 5 शेयर्स। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो 1,50,000 शेयर्स लिखा है, यहाँ पे हमेशा वही शेयर्स लिखना जो ओल्ड कंपनी के हैं 1,50,000। कोई कोई बच्चे भूल से ये वाला 1,80,000 शेयर्स यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू कंपनी के शेयर्स यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमेशा शेयर्स जो हैं वो ओल्ड कंपनी के ही आएंगे, 1,50,000 शेयर्स। ठीक है, न्यू कंपनी के शेयर यहाँ पे नहीं लिखना। तो जो मैंने इन सरिता लिमिटेड कट किया वो लिखा हो कि नहीं लिखा हो, आपको हमेशा यहाँ पे शेयर्स ओल्ड कंपनी के ही लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, कुछ लिखना नहीं, जब तक पूरा आंसर 100% कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक कुछ लिखना नहीं है। आगे, expense of liquidation of Sagar Limited rupees 200 and rupees 1200 for Sarita Limited are to be paid by the new company 200 and 1200। मैं इसको पीसी के साथ नेट एसेट के साथ मिक्स नहीं करता हूं, मैं इसकी एक अलग से एंट्री करता हूं 200 और 1200 की। अगर न्यू कंपनी ने एक्सपेंस पे किया है, खर्चा है ओल्ड कंपनी का, है किसका, पे किसने किया और रिकॉर्ड कौन करेगा, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। ये खर्चा है ओल्ड कंपनी का, पे न्यू कंपनी ने किया है, तो रिकॉर्ड भी न्यू कंपनी वाला करेगा। रिकॉर्ड वही करेगा जिसने पे किया हो, तो ऐसे याद करो, जो पे करेगा वो रिकॉर्ड करेगा। मैं थियरी वाले पेजेस में ये टॉपिक बता चुका हूं। लिक्विडेशन एक्सपेंस सागर और सरिता का न्यू कंपनी ने पे किया, अलग से एक एंट्री करने की 200 एंड 1200 की। ये जो न्यू कंपनी की कैलकुलेशन है सारी, ये न्यू कंपनी की कैलकुलेशन है, इसमें अलग से एंट्री करने की, एक लिख देने का अभी से 200 और 1200 का। 200 और 1200 टोटल कितना हुआ, 1400। इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट being liquidation expense या realization expense या dissolution expense। liquidation expense, realization expense या dissolution expense एक ही बात है, of old companies paid by new company। तो न्यू कंपनी वाला ही रिकॉर्ड करेगा, जो पे करेगा वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। 1400 ये न्यू कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, मैंने वर्किंग नोट्स में लिख के रखा है, और जब हम लोग न्यू कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे उसमें ये एंट्री कर देंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू कंपनी, तो जब हम न्यू कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे तब ये एंट्री लिख देंगे 1400। मतलब इसमें 200 भी आ गया और 1200 भी आ गया, दोनों आ गए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम पहुंचे यहाँ पे, संगम लिमिटेड इश्यूड द रिमेनिंग शेयर्स to the public at a premium of ₹1 at a premium of ₹1 per share which were fully paid up। अब ये जो शब्द है रिमेनिंग शेयर्स बहुत मजेदार है। रिमेनिंग शेयर्स, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि न्यू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख शेयर्स था, ये रहा न्यू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था 3 लाख शेयर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग shares issued to public। remaining shares issued to public, मैं remaining shares कैलकुलेट करता हूं कितना होगा। तो टोटल ऑथराइज कैपिटल था 3 लाख शेयर्स, टोटल ऑथराइज कैपिटल था ये 3 लाख शेयर्स। ऑथराइज कैपिटल की कभी कोई एंट्री नहीं होती है, इस 3 लाख शेयर्स में से पीसी में जाएंगे, पीसी में जाके देखेंगे कि सागर को कितने शेयर्स दिए। सागर जो ओल्ड कंपनी 1 है उसको कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए। सरिता जो ओल्ड कंपनी 2 है उसको कितने शेयर्स दिए, 1,80,000 शेयर्स दिए। तो 30,000 शेयर्स सागर को दिए, 1,80,000 शेयर्स सरिता को दिए। तो ये 30,000 शेयर्स और ये 1,80,000 शेयर्स, ये दोनों पीसी में से माइनस हो जाएंगे। सॉरी, पीसी में से नहीं, मेरी गलती है, ऑथराइज कैपिटल में से। ऑथराइज कैपिटल में से ये 30,000 शेयर्स जो सागर को दिए और 1,80,000 शेयर्स जो सरिता को दिए, ये सब माइनस हो जाएगा। तो 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 1,80,000, ऑब्वियसली ये आएगा 90,000 शेयर्स।
ये आएगा 90,000 शेयर्स। अब ये जो 90,000 शेयर्स आया, इस 90,000 शेयर्स को हम पब्लिक को इश्यू करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, पब्लिक इश्यू की जर्नल एंट्री होती है एक। क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोगों को 90,000 शेयर्स पे बैंक अकाउंट डेबिट, 90,000 शेयर्स पे हमको मिलेंगे 11 रुपए। आपको याद होगा ₹1 प्रीमियम लिखा हुआ था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 90,000 शेयर्स पे 10 रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको याद होगा ₹1 प्रीमियम था, ₹1 प्रीमियम था। ठीक है, ये हो गया हमारा पब्लिक इश्यू की एंट्री। तो अगर आपका पीसी सही होगा, आपको पता होगा कि हमने सागर को 30,000 शेयर्स दिए, सरिता को 1,80,000 शेयर्स दिए, तो ही आपका रिमेनिंग शेयर्स सही आएगा, तो ही ये वाली एंट्री सही होगी, तो ही न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज, तो ही न्यू कंपनी की बैलेंस शीट सही होगी। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हाँ, 2, 3, 4 सम्स प्रैक्टिस करोगे तो 12 पेज का आंसर भी आपको समझने में 2 पेज का ही लगेगा। क्या है? सेम 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 मेथड रिपीट होते हैं, बार बार सेम रूल्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन के बाद आपको क्या लगेगा कि सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दें तो जर्नल एंट्रीज तो सारी फिक्स है, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट फिक्स है, खाली सिर्फ अमाउंट चेंज हो रही है। ओके, यहाँ पे आएगा डेबिट में 9,90,000, 99 और 40, 9,90,000। यहाँ पे आएगा क्रेडिट में 9 लाख और यहाँ पे क्रेडिट में आएगा 90,000। ठीक है, तो 9,90,000 डेबिट और 9 लाख क्रेडिट और 90,000 क्रेडिट, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डन। ये रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक भी हो गया। मैं क्वेश्चन में जाऊंगा आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट जर्नल एंट्री। ये लाइन पढ़ के तो हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो पूछा है उससे ज्यादा ही करते हैं हम लोग। मतलब मेरे स्टूडेंट ये पढ़ते ही नहीं है क्या पूछा है, क्योंकि हमको मालूम है हम इससे ज्यादा ही करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, वो हम करेंगे ही करेंगे। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, इनिशियल बैलेंस शीट न्यू कंपनी की, वो भी हम बनाएंगे ही। ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सरिता, मालूम ही था 2 में से कोई एक ही पूछेंगे, या सागर के अकाउंट्स पूछेंगे या सरिता के। इन लोगों ने सरिता के पूछे हैं, मैं सिखा दूंगा सारा, पर आप लोग एग्जाम में सिर्फ सरिता ही करना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। सरिता पूछा है तो सिर्फ सरिता ही करना। ओल्ड बैलेंस शीट, अनटेक आइटम, अनटेक आइटम में मशीनरी लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे, आउटर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेते हैं। चलो मशीनरी से शुरू करते हैं। मशीनरी 120, बिल्डिंग 215, मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 215,000। ओल्ड कंपनी 1 के नेट एसेट्स में लिखेंगे, मशीनरी भी लेंगे, बिल्डिंग भी लेंगे। चलो आगे। इनकी क्या मार्केट वैल्यू दी हुई नहीं थी, इसलिए ओल्ड वैल्यू ही लेंगे। स्टॉक 1,50,000 लेंगे। डेटर्स आउटर कॉलम, इनर कॉलम को भूल जाइए, रगड़ा बैठे अंदर वाला जाने दो। आउटर कॉलम 95,000, स्टॉक 150, डेटर्स 95, 150 और 95। स्टॉक, डेटर्स, आगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं लेते हैं। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे। डिबेंचर्स तो कंप्लीट हो गया बेटा, पुराने डिबेंचर्स के बदले में नए डिबेंचर्स दे दिए। तो डिबेंचर्स वैसे लेते हैं, डिबेंचर्स वैसे 70,000 लायबिलिटी में आता है, पर इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स पहले से ही हमने नेट एसेट के अंदर, लायबिलिटीज के अंदर पहले से ही उसकी न्यू वैल्यू लिख दी है। तो फिर से 70,000,
70,000 अभी नहीं लिखना क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, डिबेंचर्स पहले ही हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में लेंगे, क्रेडिटर्स भी लेंगे, बिल्स पेबल भी लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 10, 120, 30, 10, 120, 30। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये तीनों लायबिलिटीज में लेंगे। ठीक है, ये सागर लिमिटेड की ओल्ड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में मेरे पास सिर्फ आधा मिनट है और, तो सरिता लिमिटेड मैं लिखूंगा, आपको मालूम है मैं लिखूंगा भाई सही, बट इस वीडियो लेक्चर में मैं ओरली बता देता हूं। अभी आपको आंसर में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए सब कुछ, बाद में लिखना स्टार्ट करना। ये सरिता लिमिटेड, ओल्ड गुडविल, कसम खा लो कभी भी कोई भी चैप्टर में ओल्ड गुडविल नहीं लेते हैं। मशीनरी लेंगे नेट एसेट में, बिल्डिंग लेंगे, स्टॉक लेना है, फर्नीचर लेना है, डेटर्स लेना है, बैंक बैलेंस ये भी लेना है, मतलब गुडविल छोड़ के बाकी तब हमारे काम के है। लायबिलिटी टाइप पे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे काम का नहीं है, शेयर फॉरफीचर काम का नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड नहीं, रिजर्व फंड नहीं, डिवेंचर्स पहले से ही हो गया, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स लेंगे, बिल्स पेबल लेंगे। तो सिर्फ दो चीजें लायबिलिटी साइड पे काम की है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। एसेट साइड पे सब काम का है गुडविल को छोड़ के। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आधे मिनट में।